एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, अभी आप लोग हर जगह जहाँ भी देखो आपको एक ही बात सुनने को मिल रही है। आपको न्यूज़पेपर्स में क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 में ये जो है कानून बना था और हमारे जो 3 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने का ये CAA जो है प्रावधान करता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे काम की बात यहाँ से ऐसे बनती है कि वैसे तो CAA को लेकर के बहुत सारी बहस छिड़ी हुई है कि CAA जो है देश के नागरिकों को कैसे प्रभावित करने वाला है, किसकी नागरिकता जाने वाली है। ये सारी चीज़ें बहस का बहुत मेन फोकस बनी हुई हैं। तो इनको भी हम क्लियर करेंगे और हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को तैयार करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो बहसबाजी हो रही है चैनल्स पर और न्यूज़पेपर्स में, इन सब में हमारा कोई खास लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारे क्वेश्चंस जहाँ से बन सकते हैं एग्ज़ाम में, हमें वहाँ पर फोकस करना है। ठीक है। तो आज की क्लास को हम टारगेट करने वाले हैं CAA को लेकर के, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे कि नागरिकता संशोधन कानून कहते हैं। 2019 में ये पारित हुआ था, लेकिन उस समय ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि 2019 में ही फिर वो 2020 में कोविड आ गया और कोविड के समय पर ये लागू नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सुनने में आया था कि इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। असम में एक काफ़ी भारी भरकम विरोध प्रदर्शन हुआ था, दिल्ली में शाहीन बाग में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था। इन सब के चलते उस समय ये जो है कानून लागू नहीं हो पाया, लेकिन अभी ये कानून कल से लागू किया जा चुका है। तो हम देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, इसमें कौन कौन से कानून के अंतर्गत जो है चीज़ें आती हैं, उन सबको आज हम टारगेट करेंगे और इससे जो भी जुड़े हुए फैक्ट हैं वो देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखेंगे। ठीक है। जो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड चैनल पर पहली बार आए हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो चैनल है आप लोगों के लिए लेटेस्ट टॉपिक और इसके अलावा जो भी स्टैटिक चीज़ें होती हैं उनको लेकर के मैं डेली आप लोगों को वीडियो बना करके लेकर के आती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेंगे। नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है। तो CAA जो है नागरिकता संशोधन कानून है, 2019 में पारित हुआ था। ये हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, एक पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तीसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के ये तीनों जो भी देश हैं, इनके जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक में वे लोग आते हैं या उस धर्म समुदाय के लोग आते हैं, धार्मिक समुदाय के लोग आते हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं। ठीक है। अब गैर मुस्लिम में कौन हो गए? गैर मुस्लिम में हो गए आपके हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। ठीक है। ये सारे लोग आते हैं अल्पसंख्यकों में। तो CAA जो है, ये कानून जो धार्मिक समुदाय, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं इन तीनों देशों में, वे जो भारत के शरणार्थी बने हुए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ठीक है। और इन्हें भारत में नागरिकता मिल जाएगी बशर्ते, शर्त क्या है कि वे 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए हों। अर्थात ये लोग जो है 31 दिसंबर 2014 से पहले या फिर 14 तक भारत में आ गए हों, वे भारत में रहने लगे हों, भारत के शरणार्थी बन गए हों। ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे पहले क्या नागरिकता के मानदंड थे उनको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहले जो नागरिकता के मानदंड थे वे ये थे कि पहले तक नागरिकता भारत की प्राप्त करने के लिए जो भी पात्र बनना चाहता था उसको भारत में कम से कम 11 साल तक रहना अनिवार्य होता था। लेकिन ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो लागू हुआ है, इसमें इस सीमा को घटा करके 6 साल कर दिया गया है। ठीक, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 2019 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ, उसको जो भारत में रहने की सीमा है, किसी गैर नागरिक को यदि भारतीय नागरिकता चाहिए तो उसको 6 साल कर दिया गया है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक बड़ा विवाद वाला क्वेश्चन उठ रहा है। वैसे तो हमारे हिसाब से ये क्लियर है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वही चीज़ मान कर के चलनी चाहिए जो कि सरकारी दस्तावेज़ में लिखी हुई है, ठीक है, हम वही चीज़ें मान कर चलेंगे। लोग क्या कह रहे हैं हमें उन सारे विवादों में नहीं पड़ना है। तो जो CAA है वे भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगा और इस प्रकार से ये किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकार को या नागरिकता के अधिकार को समाप्त नहीं करता है, ठीक है। ये बात CAA में साफ साफ दिखाई देती है, ठीक। ये बात बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि CAA के अंतर्गत कौन कौन से समुदाय आते हैं, CAA कौन से 3 देशों से आए हुए नागरिकों को जो है नागरिकता प्रदान करेगा, ये चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं कि CAA लागू तो हो गया है, सरकार ने लागू कर दिया है, इसको लेकर बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको लागू करने पे चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलेंगी, जरा हम उन पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो संविधान के आलोचक हैं, एक वर्ग ऐसा भी होता है कि आलोचक वर्ग होता है, ठीक है। आलोचक जो होता है वो प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें लेकर के सामने आता है। तो अगर कोई अच्छी चीज़ लागू होती है तो उसके कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जो आलोचक हैं वे ये तर्क दे रहे हैं कि ये जो CAA है ये मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 उसका उल्लंघन कर रहा है। कैसे? अच्छा, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार देता है, समानता के अधिकार की गारंटी देता है, जो कि भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। ये दोनों पर लागू होता है अनुच्छेद 14। तो ये क्या करता है? उसका उल्लंघन कर रहा है। और दूसरी बात जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कही गई कि ये धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। ये कौन कह रहा है? आलोचक वर्ग कह रहा है। अच्छा, और दूसरी चीज़ देखते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है, ये जो बिल है, ये भेदभावपूर्ण है, ठीक है। इसमें श्रीलंका के, तमिल और म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या भी शामिल हैं। इस अधिनियम के दायरे में ये लोग नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए इसको भेदभावपूर्ण बनाया जा रहा है। अच्छा, अब सरकार ने इसको लागू कर दिया है तो सरकार के आगे क्या होगा? कुछ कठिनाइयाँ आएंगी। हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी लागू करने में। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि जब कभी भी कोई भी नया कानून पारित होता है, लागू होता है, कोई भी नई चीज़ लागू होती है, तो उसको लागू करने में प्रशासन के सामने कठिनाई ये आती है कि मतलब अवैध रूप से जो लोग आकर के भारत में बस गए हैं, ठीक है, और जो एक्चुअल में पीड़ित हैं उनके बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रशासन के सामने एक बड़ी कठिनाई आने वाली है। वित्तीय संबंधों पर बाधा पड़ने वाली है। किस प्रकार से? कि ये उपयुक्त जो तीनों देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, ये इन तीनों देशों में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उन पर होने वाले धार्मिक उत्पीड़न पर प्रकाश डालता है। इससे क्या हो सकता है कि हमारे देश के साथ इन तीनों देशों का विवाद बढ़ सकता है, ठीक है। एक ये भी एस्पेक्ट हो सकता है CAA लागू होने के बाद, नॉट श्योर, लेकिन ये है कि एक प्रभाव पड़ सकता है। हमें इस बात को अपने दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप UPPCS के जो है मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तब आपके सामने इंटरनेशनल रिलेशन में कोई क्वेश्चन आया कि CAA जो कि अभी लागू हुआ है भारत में, इस क्वेश्चन के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए या फिर इसका आलोचनात्मक विवरण दीजिए, ठीक है। अब जब आप लोग आलोचनात्मक विवरण दोगे तो इस क्वेश्चन के आपको प्रोज भी बताने होंगे, आपको इसके कॉन्स भी बताने होंगे कि ये जो बिल लागू हुआ है इसको लागू होने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें हमें बतानी होंगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ें भी डाली हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। अच्छा, एक नॉर्थ ईस्ट जो हमारे देश का जो 7 सिस्टर्स हैं, ये बड़ा ही सेंसिटिव इलाका है। नॉर्थ ईस्ट से संबंधित भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं वहाँ पर। ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 1985 के असम के समझौते का ये जो CAA है ये खंडन करता है, जिसमें कि कहा गया है 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, निर्वासित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जब ये जो असम समझौता था इसमें कह रहा है अवैध प्रवासियों को निर्वासित कर दिया जाएगा, लेकिन अब जब जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आकर के बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, ठीक है, जो भारत में बस गए हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, उनको ये तय करना पड़ेगा शासन प्रशासन को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और सामने आने वाली है कि
असम में अनुमानित रूप से, ठीक है, करीब 20 मिलियन अर्थात 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी निवास करते हैं, ठीक है। और 2019 में जब ये कानून बना था, संसद में पारित हुआ था, तब भी सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन जो है असम में ही हुआ था। असम में हुआ था क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अवैध प्रवासी हैं, तो यदि वहाँ उनको हटाया जाएगा या उनका जो भी सेटलमेंट किया जाएगा, ठीक है, तो वो एक बड़ा क्वेश्चन है कि सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है, कैसे उस स्थिति से निपटती है। लेकिन अगर ये जो CAA है असम में मान लीजिए सही तरीके से लागू हो जाता है, सब कुछ वहाँ पे ठीक से निपट जाता है, तो देखिए असम को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। जो 20 मिलियन लोग, 2 करोड़ लोग, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी इतनी आबादी भी नहीं है जितने कि हमारे देश में एक राज्य में अवैध प्रवासी रह रहे हैं। तो अगर ये अवैध प्रवासी जो है देश से बाहर निकाल दिए जाते हैं, उनका कुछ सेटलमेंट कर लिया जाता है, तो जो हमारे रिसोर्सेस हैं जो कि एक्चुअल लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, वो जो हमारे देश के निवासी हैं, नागरिक हैं, उनके पास तक ये संसाधन पहुंचेंगे जो कि हमारी देश की विकास की गति को बढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान रखना है। और ये जो अवैध प्रवासी है हमारे राज्य के देश के संसाधनों पर, अर्थव्यवस्था पर जो दबाव डाल रहे हैं और राज्य की जनसांख्यिकी को अनिवार्य रूप से जो परिवर्तित कर रहे हैं, इसमें एक पॉजिटिव परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये तो था CAA, जो हमने इसके एस्पेक्ट देखे कि ये कानून कब आया, कब बना, किस तरीके से भारत में लागू हुआ, कौन कौन धार्मिक समूह के लोग, कौन कौन से नागरिक और गैर नागरिक इसके अंतर्गत आते हैं, ये सारी चर्चा हमने की। आपकी इस क्लास के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।